नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत आप सभी मित्रों का मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात लेकर के आए हैं भारत में आर्थिक सुधारों का प्रयास, खास करके LPG की अपन बात करेंगे कि क्या क्या आर्थिक सुधार है वो भारत में अपनाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला आर्थिक सुधार देखें तो भारत में लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया। बेटा वो ध्यान रखना, आर्थिक सुधारों से पहले भारत में 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता हुआ करती थी। आर्थिक सुधारों से पहले आप देखें तो भारत में 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता हुआ करती थी, जिनकी संख्या वर्तमान समय में केवल 5 रह गई है। यानी एक बात देखिएगा, पहले 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी, आज केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। इसका मतलब हमने लाइसेंस की अनिवार्यता को क्या कर दिया, सरल कर दिया। लाइसेंस की अनिवार्यता को सरल कर दिया और उसके पीछे कारण ये है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके, हमारी उत्पादन करने की क्षमता वो बढ़े और जो भारत में आर्थिक मंदी आई थी उस आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबार सके। अब ये भी ध्यान रखना है, वर्तमान समय में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। पहले कितनी थी? आर्थिक सुधारों से पहले 18 उद्योगों के लिए होती थी, अब केवल 5 उद्योग हैं। पांचों का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर 1, तंबाकू व तंबाकू से संबंधित उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खन्नी वगैरह वगैरह, इनके लिए बेटा लाइसेंस की अनिवार्यता होती है। तो तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पाद है, उनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता होती है, नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल व संबंधित उत्पाद। अब शराब इसी में आ जाती है क्योंकि शराब में अल्कोहल होती है, तो बेटा अल्कोहल और अल्कोहल से संबंधित उत्पाद हैं, इनके लिए भी लाइसेंस की अनिवार्यता होती है। नंबर 3, खतरनाक रसायन व इनसे संबंधित उत्पाद। बेटा दवाएं इसी में आ गई क्योंकि दवाएं केमिकल की होती हैं। फिर है विस्फोटक सामग्री व इससे संबंधित उत्पाद। विस्फोटक सामग्री में बेटा गोला बारूद हो गया, आयुध भंडार आ गया, गैस के गोदाम आ गए, पेट्रोल पंप आ गए, आपके फटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियां आ गई, फटाखा बेचने वाली दुकानें आ गई। तो इनके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और 5वां है रक्षा सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। रक्षा सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। तो बेटा वो ध्यान रखना, आर्थिक सुधारों से पहले भारत में 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता हुआ करती थी, जिनकी संख्या घटाकर के 5 कर दी गई है। और 5 कौन कौन से हैं, पांचों के नाम भी ध्यान रख लेना। तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पाद है, अल्कोहल और अल्कोहल से संबंधित उत्पाद है, खतरनाक रसायन और इनसे संबंधित उत्पाद है, विस्फोटक सामग्री और इनसे संबंधित उत्पाद है, और रक्षा सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं। इनके लिए बेटा लाइसेंस की अनिवार्यता है। यानी ऐसे उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है जो प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने से पहले बेटा जी लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, पहला सुधार किया कि लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया। पहले 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत हुआ करती थी, जिनकी संख्या वर्तमान समय में केवल 5 रह गई है। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी। बेटा आर्थिक सुधारों से पहले 8 उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हुआ करते थे, जिनकी संख्या वर्तमान समय में केवल 2 रह गई है। और 2 कौन कौन से हैं? एक तो बेटा परमाणु ऊर्जा और दूसरा है भारतीय रेलवे। ध्यान रखना,
आर्थिक सुधारों से पहले भारत में 8 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था, जिनकी संख्या वर्तमान समय में केवल 2 रह गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक सुधारों की नीति के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम किया गया है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयां जो घाटे में चल रही है, उनको सरकार ने निजी हाथों में देना या सौंपना प्रारंभ कर दिया है। तो तथ्यपरक बात देखें तो पहले 8 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता हुआ करती थी, जिनकी संख्या वर्तमान में केवल 2 रह गई। और वो कौन कौन से हैं? एक तो परमाणु ऊर्जा है और दूसरा भारतीय रेलवे हैं। यानी आर्थिक सुधारों में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम किया गया है। तीसरा सुधार आप देखें तो तीसरा सुधार है सीमा शुल्क में कमी। बेटा सीमा शुल्क किस पे लगता है? सीमा शुल्क आयात और निर्यात पे लगने वाला शुल्क है, वो सीमा शुल्क कहलाता है। पहले सीमा शुल्क की दर है बेटा 125% तक हुआ करती थी। यानी आर्थिक सुधारों से पहले आप देखें 1991 से पहले आप देखें तो सीमा शुल्क की दर 125% तक हुआ करती थी, जिसको घटाते घटाते हम 10% तक लेकर के आ गए। क्यों? पहले सीमा शुल्क की दर उच्च क्यों होती थी? पहले सीमा शुल्क की दर उच्च इसलिए थी क्योंकि हम दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने से अपने आप को बचा रहे थे, हम डर रहे थे, इसलिए हमने सीमा शुल्क की दर बहुत ज़्यादा ऊंची रख रखी थी। पर जब हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया, दूसरे राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता के भाव को अपनाया, तो बेटा हमने सीमा शुल्क उसको कम करना शुरू कर दिया। और जो सीमा शुल्क पहले 125% तक था, उसको घटाते घटाते हम कहाँ तक लेकर के आ गए? 10% तक लेकर के आ गए हैं। तो हमने सीमा शुल्क में कमी की है। तीसरा सुधार ये किया है। चौथा सुधार हमने किया है मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी। बेटा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति अनुदारवादी थी, तो हमने आयात और निर्यात के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे कि इतनी मात्रा से ज़्यादा हम निर्यात नहीं करेंगे, इतनी मात्रा से ज़्यादा हम आयात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है वो कैसी थी? अनुदारवादी प्रवृत्ति थी। पर जब से हमने उदारीकरण को अपनाया, तो व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को हमने कम करना शुरू कर दिया। व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को हमने कम करना शुरू कर दिया, जिसमें 2001 में तो 714 वस्तुएं और 2001-2 में 715 वस्तुएं, यानी कुल मिलाकर के आप देखो तो 1429 वस्तुएं हैं। इन पर लगे हुए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हमने हटा दिया है। यानी अब इनका कितना ही निर्यात किया जा सकता है और कितना ही आयात किया जा सकता है। इसका मतलब हमने हमारे व्यापार की शर्तों को क्या किया है? सरल किया है। व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को हमने कम किया है। तो देखिएगा, चौथा सुधार मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करना। पांचवा है फेरा के स्थान पर फेमा लागू। ध्यान रखना, एक तो है बेटा फेरा, FERA, और फेरा एक्ट लाया गया था 1973 में। फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। यानी फेरा है, ये विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी का मतलब होता है कंट्रोलर। तो फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, जिसका उद्देश्य था विदेशी व्यापार को कंट्रोल करना, विनियमित करना। अब बेटा जी फेरा है, इसके स्थान पे नया एक लाए हैं फेमा। और फेमा एक्ट है 1999 में तो लाया गया था और जून 2000 से इसको लागू कर दिया। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी फेमा रेगुलेट नहीं करता, फेमा विदेशी व्यापार को मैनेज करने का एक्ट है। तो बेटा फेरा है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुदारवादी प्रवृत्ति को बताता है, क्योंकि फेरा का काम था वो था रेगुलेट करना, फेरा का काम था नियंत्रित करना, नियमित करना। और फेमा है, इसका काम नियमित करना नहीं है, फेमा का काम है मैनेज करना। तो फेरे के स्थान पे कौन सा एक्ट लेके आए? फेमा लाए। और फेमा एक्ट
ध्यान रखना, फेरा की जगह जून 2000 से लागू कर दिया गया है। फिर छठवां सुधार आप देखें, रुपए का अवमूल्यन किया गया। बेटा अवमूल्यन होता क्या है? यदि किसी दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर लिया जाता है, इसको कहा जाता है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। यदि किसी दूसरे देश की मुद्रा के सामने अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर लिया जाता है, उसको अवमूल्यन कहा जाता है। और ध्यान रखना, अवमूल्यन होता क्या है? अवमूल्यन होता है मुद्रा के विनिमय मूल्य में कमी। देखो अवमूल्यन क्या होता है, पहले तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट। यदि आपने दूसरे देशों की मुद्रा की अपेक्षा अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर लिया, उसको अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन क्यों किया जाता है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए, अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है सापेक्षिक या विनिमय मूल्य में गिरावट। यानी किसी दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इसको बेटा जी क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। जैसे मान लो पहले $1 बराबर था सपोज देन 70 रुपये, और अब $1 बराबर हो गया 80 रुपये। यानी पहले $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे थे और अब $1 के लिए 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि डॉलर की अपेक्षा भारत के रुपए का मूल्य है वो क्या हो गया? कम हो गया। और बेटा जी मूल्य का कम होना यही क्या कहलाता है? यही अवमूल्यन कहलाता है। अब कोई राष्ट्र अवमूल्यन की नीति को अपनाता क्यों है? कोई राष्ट्र अवमूल्यन की नीति को इसलिए अपनाता है क्योंकि जैसे ही वो अवमूल्यन करता है तो बेटा उस राष्ट्र के निर्यात हैं वो तो क्या करेंगे? बढ़ेंगे, और उस राष्ट्र के आयात है वो क्या करेंगे? घटेंगे। तो यदि कोई राष्ट्र अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहता है और आयातों को कम करना चाहता है, तो इसके लिए वो जिस नीति का सहारा लेता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अवमूल्यन कहा जाता है। उसको अवमूल्यन कहा जाता है। अब देखिएगा, भारत में अवमूल्यन आप देखें, भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, रुपए का अवमूल्यन हुआ है। एक तो 1949 में हुआ था, एक 1966 में हुआ और तीसरा 1991 में हुआ। 1949 में वो जो भारत का रुपया है इसका 30.5% अवमूल्यन किया गया था, 30.5% वैल्यू कम हुआ था। 1966 में 36.5% अवमूल्यन किया गया था और 1991 में 1 जुलाई और 3 जुलाई, एक तो 1 जुलाई को किया था, 1 जुलाई को 18% अवमूल्यन किया था, और एक 3 जुलाई है, 3 जुलाई और 3 जुलाई को 2% अवमूल्यन किया था। तो अवमूल्यन होता क्या है? यदि किसी देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा कम कर लिया जाता है, उसको अवमूल्यन कहा जाता है। और ध्यान रखें, अवमूल्यन किया क्यों जाता है? यदि कोई राष्ट्र अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहता है, आयातों को कम करना चाहता है, तो इसके लिए अवमूल्यन की नीति का सहारा है वो लिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद भारत में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहला अवमूल्यन 1949 में किया गया था जो कि 30.5% हुआ। दूसरा अवमूल्यन 1966 में किया गया जो कि 36.5% हुआ, और तीसरा अवमूल्यन 1991 में किया गया जो कि 1 जुलाई 1991 को 18% किया गया था, और 3 जुलाई 1991 को 2% अवमूल्यन किया गया था। तो देखो अवमूल्यन आप देखें तो मुद्रा के विनिमय मूल्य को कम होना, यह अवमूल्यन है। अवमूल्यन करते क्यों? निर्यातों को बढ़ाने और आयातों को कम करने के लिए अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है। भारत में अवमूल्यन पहले बार 1949 में हुआ था जो 30.5% था, दूसरा 1966 में हुआ था जो 36.5% था, और तीसरा 1991 में 2 बार हुआ
एक तो 18% और फिर 2%। 1 जुलाई 1991 को 18% हुआ था और 3 जुलाई 1991 को 2% अवमूल्यन है वो किया गया है। फिर आप अगला सुधार देखें, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा। देखो बेटा, विदेशी पूंजी निवेश FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हमने बढ़ावा दे दिया। बढ़ावा देने, पहले तो FDI का मतलब क्या होता है? FDI का मतलब होता है कि हमने किस क्षेत्र में विदेशियों को कितने प्रतिशत तक पूंजी निवेश की छूट दी है। हमने किस क्षेत्र में विदेशियों को कितने प्रतिशत तक पूंजी निवेश की छूट दे दी है, ये कहलाता बेटा, वो कहलाता FDI। आपको पता है हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? खोल दिया है। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारवादी स्वरूप अपना लिया है। हमने विदेशियों को भारत में पूंजी निवेश की छूट दे दी है और विदेशियों को भारत में पूंजी निवेश की जो छूट दी गई है उसी को क्या कहा जाता है? FDI। FDI का मतलब है कि हमने किस क्षेत्र में विदेशियों को कितने प्रतिशत तक पूंजी निवेश का अधिकार या छूट दे दी है, वो कहलाता है FDI। तो बेटा जी देखो, प्रिंट से जुड़ा हुआ कोई उपक्रम है, उसमें विदेशी 26% तक पूंजी निवेश कर सकते हैं। विद्युत एक्सचेंज हैं, इनमें विदेशी 49% तक पूंजी का निवेश कर सकते हैं। ब्रांड रिटेल मार्केट हैं और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हैं, इनमें विदेशी 51% तक पूंजी का निवेश कर सकते हैं। बीमा और निजी बैंकिंग में 74% तक विदेशी पूंजी का निवेश कर सकते हैं। टेलीकॉम है, दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल है, सेज हैं, रक्षा हैं, एयर परिवहन है, फूड प्रोसेसिंग है, पर्यटन है, कॉरियर हैं, होटल हैं, सिंगल रिटेल मार्केट हैं। इसमें विदेशियों को 100% तक पूंजी निवेश की छूट है वो भारत में दे दी गई है। ये बेटा जी FDI कहलाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में आप देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में 26, 49, 51, 74 और 100% तक पूंजी निवेश की छूट है वो भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है। इसको क्या कहलाता है बेटा? FDI। इसका मतलब ये हुआ कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए पूंजी निवेश के लिए खोल दिया है। इसका मतलब यही तो हुआ कि हमने छूट दे दी। अब छूट दे दी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमारी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए पूंजी निवेश के लिए हमने खोल दिया है। वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है FDI। 8वां सुधार देखें आप, तो 1991 से आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया है। 1991 से भारत में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया है। बेटा उदारीकरण के 3 अर्थ होते हैं, पेपर सेटर चाहे जो लगा ले। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण के 3 मीनिंग है, पेपर सेटर जो लगाना चाहे वो लगा सकता है। सबसे पहला है शर्तों को सरल करना, शर्तों को सरल करना नंबर 1। नंबर 2 प्रतिबंधों को कम करना। नंबर 3 अर्थव्यवस्था को खोलना, अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना। ये उदारीकरण की 3 अर्थ है। पेपर सेटर चाहे जो अर्थ इनमें से लगा ले। शर्तों को सरल करना, व्यापार की शर्तों को सरल करना उदारीकरण है और हमने पढ़ा, ऐसा हमने किया है। क्या किया? देखिए, लाइसेंस की प्रक्रिया जो कि पहले 18 उद्योगों के लिए थी, अब हमने 5 उद्योगों के लिए कर दी। दूसरी चीज़ सीमा शुल्क है, वो बेटा पहले 125% तक था, उसको घटा करके हम 10% तक लेकर के आ गए। तो ये तो हमने शर्तों को क्या किया है? सरल किया है। प्रतिबंधों को कम करना, तो हमने पढ़ा है कि 2001 में 714 वस्तुएं और 2001-2 में 715 वस्तुएं, कुल मिलाकर के
1429 वस्तुओं को हमने प्रतिबंधों से फ्री कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस फ्री कर दिया है, तो ये भी हमने किया। अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोलना, तो ये भी हमने किया। अभी ये पर बात कर रहे थे कि हमने एफडीआई की परमिशन दे दी अलग अलग सेक्टर में 26, 49, 51, 74 और 100% एफडीआई की परमिशन हमने दी है। यानी हमने दूसरे देशों को भारत में पूंजी निवेश की छूट दी है, और दूसरे देशों को भारत में पूंजी निवेश की छूट दी है। इसका मतलब हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए क्या किया है, खोल दिया है। तो बेटा शर्तों को सरल करना, प्रतिबंधों को कम करना, अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल देना, ये क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। फिर आप देखें तो देखो यहाँ ये तीनों चीज़ें लिखिए, शर्तों को सरल करना और प्रतिबंधों को कम करना, ये क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। फिर है निजीकरण को अपनाया गया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण को अपनाया गया। निजीकरण क्या होता है, देखो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई को निजी हाथों में सौंपना, सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई को निजी हाथों में सौंपना या निजी हाथों में देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई को निजी हाथों में देना या सौंपने की जो प्रक्रिया है उसको बेटा क्या कहा जाता है, निजीकरण कहा जाता है। दोस्तों निजीकरण अपना क्यों रहे हैं अपन, स्वतंत्रता के समय भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्रदान की गई थी। अधिक से अधिक उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किए गए थे। पर बेटा सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें साधनों का जमकर के दुरुपयोग हुआ, साधनों का अपव्यय हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयों ने घाटे का सामना किया। अब सरकार इनको घाटे में कितने दिन चलाए, तो जो इकाइयां घाटे में चल रही है सरकार उनको निजी हाथों में सौंपती जा रही है, और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में देने या सौंपने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है निजीकरण। तो ध्यान रखना बेटा, स्वतंत्रता के समय सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त थी, वर्तमान समय में निजी क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने जबरदस्त घाटे का सामना किया है, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को हानि का नेता भी कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को हानि का नेता कहा जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में देने या सौंपने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, निजीकरण कहलाती है। फिर आप अगला सुधार देखें तो अगला सुधार है विनिवेश कार्यक्रम को लागू किया गया। 1991-92 में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो प्रारंभ हुआ है। विनिवेश होता क्या है समझना साहब, किसी उत्पादकीय गतिविधि में आप पूंजी लगाते हो, किसी उत्पादकीय गतिविधि में पूंजी लगा रहे हो, ये प्रक्रिया तो क्या है, ये प्रक्रिया तो निवेश है। और आपने जो पूंजी लगाई थी उसको धीरे धीरे करके वापस क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, ये निकालने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, विनिवेश। तो इसका मतलब विनिवेश निजीकरण का एक रूप है। विनिवेश निजीकरण का एक रूप है। बेटाओ ध्यान रखना, किसी उत्पाद के गतिविधि में सरकार पूंजी लगा रही है वो निवेश है, और सरकार ने अपने द्वारा लगाई गई पूंजी है उसको धीरे धीरे करके वापस क्या कर लिया, निकाल लिया, और ये निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिवेश कहलाती है। तो विनिवेश निजीकरण का ही एक रूप है। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में सरकार द्वारा अपनी अंश पूंजी को कम करना और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ाना, यानी सरकार अपनी पूंजी क्या कर रही है, निकाल रही है, और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ावा दे रही है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको विनिवेश कहा जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई में सरकार द्वारा अपनी अंश पूंजी को कम करना और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ावा देना, ये क्या कहलाता है, ये बेटा जी विनिवेश कहलाता है। तो विनिवेश निजीकरण का ही एक रूप है, पहली बात।
अब विनिवेश है, ये भी 3 प्रकार का होता है। विनिवेश कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता अल्पमत विनिवेश, एक होता अल्पमत, एक होता बहुमत विनिवेश, और एक होता पूर्ण विनिवेश। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के 49% तक शेयर जारी करे, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के 49% तक शेयर जारी करे, यानी छोटा भाग बेचे, उसको अल्पमत विनिवेश कहा जाता है। दूसरा, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के 51% या इससे अधिक भाग बेच दे, यानी बड़ा भाग बेचा है, तो इसको कहा जाता है बहुमत विनिवेश। और यदि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के सरकार के द्वारा 100% शेयर जारी कर दिए जाते हैं या बेच दिया जाता है, वो कौन सा कहलाता है? पूर्ण विनिवेश। तो देखिए विनिवेश क्या होता है। विनिवेश आप समझ गए होंगे, सरकार की क्षमता का बाजार में विक्रय। इसका ये देखिए, सरकार की क्षमता होती है इक्विटी, सरकार की क्षमता को बाजार में बेचना, ये विनिवेश कहलाता है। और विनिवेश है क्या? यानी सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई सहभागिता ही विनिवेश है। विनिवेश निजीकरण का एक नाम है। विनिवेश बेटा जी कितने प्रकार का होता है? विनिवेश 3 प्रकार का होता है, अल्पमत, बहुमत और पूर्ण। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के 49% तक शेयर जारी करती है, वो अल्पमत विनिवेश है। 51% या इससे अधिक करती है, वो बहुमत है। और 100% शेयर जारी कर देती है, अर्थात बेच देती हैं, वो पूर्ण विनिवेश कहलाता है। फिर आप देखें 1994-95 में चालू खाते पर रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। तो ये आर्थिक सुधार है, भारत में 1991 के बाद किए गए हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से आप देखिए क्या क्या सुधार हमने किए हैं, तो देखिए पहला सुधार लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया। आर्थिक सुधारों से पहले 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी। वर्तमान समय में 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। 5 का नाम याद रखना: तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पाद, अल्कोहल और अल्कोहल से संबंधित उत्पाद, खतरनाक रसायन और उससे संबंधित उत्पाद, विस्फोटक सामग्री और उससे संबंधित उत्पाद, और रक्षा सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। दूसरा सुधार आप देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम किया है। आर्थिक सुधारों से पहले 8 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, जिनकी संख्या वर्तमान समय में 2 रह गई है। और 2 कौन कौन से हैं? एक तो परमाणु ऊर्जा और दूसरा भारतीय रेलवे है। तीसरा सीमा शुल्क है, इसको कम किया गया है। बिटो आर्थिक सुधारों से पहले सीमा शुल्क की दर 125% तक हुआ करती थी, जिसको घटाते घटाते 10% तक लेकर के आ गए हैं। चौथा आप देखें मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी। तो आर्थिक सुधारों से पहले आयात और निर्यात के ऊपर विभिन्न प्रकार के मात्रात्मक प्रतिबंध वो लगे हुए थे। 2001 में तो 714 वस्तुएं और 2001-2 में 715 वस्तुएं, कुल मिला के 1429 वस्तुएं हैं। इनको बेटा वो मात्रात्मक प्रतिबंधों से फ्री कर दिया गया है। फिर 5वां सुधार है फेरा के स्थान पर फेमा लेकर के आए हैं। तो देखिए फेरा एक्ट है जो 1973 में लाया गया था। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट है, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम है। इसके स्थान पर 2000 में फेमा एक्ट लेके आ गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। फेरा है ये विदेशी व्यापार को कंट्रोल करता था और फेमा विदेशी व्यापार को मैनेज करता है। फिर आप देखें 6वां है, तो 6वां सुधार रुपए का अवमूल्यन किया गया। डिवैल्यूएशन क्या होता है? अवमूल्यन क्या होता है? यदि दूसरे देशों की मुद्रा के सामने हम हमारी देश की मुद्रा का मूल्य कम कर ले, गिरा ले, इसको अवमूल्यन कहा जाता है। और अवमूल्यन एक देश करता क्यों है? यदि कोई राष्ट्र अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहता है, आयातों को कम करना चाहता है, तो अवमूल्यन का सहारा लेता है।
और दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद भारत में रुपए का 3 बार अवमूल्यन हुआ है। एक तो 1949 में हुआ था जो 30.5% हुआ था, एक 1966 में किया गया जो 36.5% हुआ, और तीसरा 1991 में हुआ, 1 जुलाई को 18% हुआ और 3 जुलाई को 2% हुआ। फिर अगला सुधार आप देखें तो अगला जो सुधार है वो है विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा। इसको कहते हैं बेटा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब होता है कि हमने किस सेक्टर में विदेशियों को कितने प्रतिशत तक पूंजी निवेश का अधिकार हमने दे दिए, छूट हमने दे दी है, उसको FDI कहलाता है। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में आप देखें तो 26%, 49%, 51%, 74% और 100% FDI की परमिशन है वो विदेशियों को हमने भारत में पूंजी निवेश के लिए दे दी है। फिर अगला आप देखें 1991 से आर्थिक उदारीकरण है वो प्रारंभ किया गया। बेटा उदारीकरण है, इसके 3 मीनिंग होते हैं: शर्तों को सरल करना, प्रतिबंधों को कम करना और अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल लेना। ये क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, और ये 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना लिया गया है। फिर 9वां सुधार आप देखें तो निजीकरण को अपनाया गया। 1991 से निजीकरण को अपनाया है। निजीकरण का अर्थ क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई को निजी हाथों में देने या सौंपने की जो प्रक्रिया है वो निजीकरण कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई को निजी हाथों में देने या सौंपने की जो प्रक्रिया है वो निजीकरण कहलाता है। और बेटा जी 1991 से भारत में निजीकरण को अपना लिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयाँ जो घाटे में चल रही हैं तो सरकार ने उनको निजी हाथों में सौंपना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। फिर है विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ। विनिवेश क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई में सरकार द्वारा अपनी अंश पूंजी को कम करना और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ावा देना विनिवेश कहलाता है। और विनिवेश निजीकरण का ही एक क्या है? रूप है। विनिवेश है क्या? सरकार की क्षमता को बाजार में बेचना, सरकार की इक्विटी को बाजार में बेचना, ये क्या कहलाता है? ये बेटा जी विनिवेश कहलाता है। विनिवेश 3 प्रकार का होता है: अल्पमत, बहुमत और पूर्ण। यदि सार्वजनिक क्षेत्र की किसी उपक्रम के 49% तक शेयर जारी किए जाते हैं वो अल्पमत विनिवेश है, 51% या इससे अधिक शेयर जारी किए जाते हैं वो बहुमत विनिवेश हैं, और 100% शेयर जारी कर दिए जाते हैं या बेच दिया जाता है, इसको पूर्ण विनिवेश कहा जाता है। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के कौन कौन से आयाम हैं। इसकी चर्चा हमारी अगली क्लास में होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।